हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आज एक छोटा सा और सिंपल सा हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्थो पैरा रेशो एंड इप्सो अटैक। तो हमने अभी तक देखा कि अगर आपके बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलरेडी अटैच होते हैं और आप कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उस पर अटैक कर रहे हैं या कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो मेटा पोजीशन पे जाएंगे, और उसमें सिर्फ मेटा पोजीशन हमारे पास एक ही टाइप का है, तो हमें उसमें कोई रेशो का कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आर्थो एंड पैरा पे आ रहे हैं, तो आर्थो पे कितना जाएगा और पैरा पे कितना जाएगा, है ना। कितना परसेंट आर्थो प्रोडक्ट बनेंगे, कितना परसेंट हमारा पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्थो एंड पैरा रेशो। अब आप सिंपल सा कैलकुलेट कीजिए, आर्थो पोजीशन कितने होते हैं। आर्थो पोजीशन 2 होते हैं और पैरा पोजीशन 1 ही होता है। तो हमारे सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से रेशो कितना बनना चाहिए, 2:1, यानी आर्थो पे दुगना होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से 67% के करीब आर्थो प्रोडक्ट बनना चाहिए और 33% के करीब आपका पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए। हमारा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है। क्यों? क्योंकि आर्थो पोजीशन 2 है ना, पैरा पोजीशन 1 है। तो अगर हम इन सबको 33% में इसको ये करते हैं तो नियरली 67% आर्थो बनेगा और पैरा पे सिर्फ 33% बनना चाहिए। और अगर इस तरह से रेशो में देखेंगे 2:1, हमेशा रेशो क्या होना चाहिए, आर्थो वाला डबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू पैरा। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम कह रहे हैं। अब रियल में क्या होता है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल लेके। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब हमारे हिसाब से कितना बनना चाहिए था, आर्थो प्रोडक्ट 67% के करीब बनना चाहिए और पैरा प्रोडक्ट 33% के करीब बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट है जो हम बोल रहे हैं। ये 61 आ रहे हैं, ये 39 आ रहे हैं, यानी आर्थो प्रोडक्ट थोड़ा सा कम आ रहे हैं और पैरा प्रोडक्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। चलो, इस रिएक्शन से हम ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आगे और एग्जांपल लेते हैं। इस CH3 को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी जगह पे हम थोड़ा सा बड़ा सा ग्रुप ले लेते हैं, CH3 से थोड़ा सा बल्कि वाला ग्रुप ले लेते हैं। तो CH3 से एक थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या आएगा, CH2CH3, यानी इथाइल ग्रुप। यानी CH3 से थोड़ा इसका साइज बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ अब क्या हो रहा है, जो ही हम थोड़ा सा बल्कि ग्रुप यहाँ ऑलरेडी अटैच करते हैं, तो आपका आर्थो का जो प्रोडक्ट का रेशियो है एकदम से कम हो जाते, और आपका उतना ही आपका जो पैरा का प्रोडक्ट का रेशियो है वो एकदम से बढ़ जाते, यानी पैरा प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, आर्थो कम हो जाते हैं। इससे हमें थोड़ा सा अब अंदाज़ा आ रहे हैं कि मेनली जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, आपका स्टीरिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पहले CH3 था तो ये साइज छोटा था, ये शायद यहाँ पे कम स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते होंगे, जिसकी वजह से आपका नाइट्रो ग्रुप यहाँ आर्थो पोजीशन पे इजीली अटैक करते होंगे, ठीक है। तो अब आपने थोड़ा सा बल्कि वाला ग्रुप लगा दिया, तो उससे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे इजीली अटैक नहीं कर पा रहे हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो इसीलिए आपका आर्थो का रेशो कम हो रहा है, आर्थो प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक बल्कि ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल हम लेंगे। तो यहाँ देखिए, आर्थो प्रोडक्ट रिड्यूस हो गया 18% पे, तो अब बन गया 82% आपका पैरा पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, आपको जो नाइट्रो ग्रुप कहीं साइड से भी अटैक कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्थो पे इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3,
तो ये कितना बड़ा ग्रुप है। अब यहाँ पे इजीली आप अप्रोच नहीं कर पाते हैं आपका नाइट्रो ग्रुप। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे जो आर्थो पैरा रेशो होता है वो मेनली डिपेंड करते हैं आपके स्टीरिक हिंड्रेंस पे। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतना ही आर्थो प्रोडक्ट कम बनेंगे और पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। अब है इप्सो अटैक क्या होता है। इप्सो पोजीशन उसको बोलते हैं आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ आपका सब्स्टिट्यूएंट Z है, ठीक है, और इस पोजीशन को हम कहते हैं इप्सो पोजीशन। और आपका अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे जहाँ ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसी पोजीशन पे अटैक करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इप्सो अटैक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा ग्रुप है ये वाला, यहाँ Z अटैच है, ठीक है, और आपका से नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेशन में ज़्यादातर ये केस इस केस को स्टडी किया गया है तो इसलिए हम नाइट्रो का एग्जांपल ले रहे हैं। आपका यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, सेट है, यहाँ पे क्या गया नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आपका सिग्मा कम्प्लेक्स या इरेनियम आयन बनेगा जो कि क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ बन सकते हैं ऐसे ZnO2 और यहाँ अब डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। अब फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इस टाइप का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ तो डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, अब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका Z है और यहाँ पे NO2 है। इस तरह से आपका इरेनियम आयन जो है वो थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इन शॉर्ट इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए आप, इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। इन शॉर्ट हम इरेनियम आयन को ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है नाइट्रो ग्रुप आया है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा आप मेमोराइज कीजिए कि हुआ क्या है ना, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो आर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं, पैरा पोजीशन पे आ रहा है और आर्थो पोजीशन पे फिर जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से डिलोकलाइज हो रहा है। और आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह अटैक कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेम ये केस वाला हमने इसको आपको समझा दी, ये कैसे इरेनियम आयन आपका बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है सब्स्टिट्यूटेड, उस पर नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया और ये वाला आपको सिग्मा कम्प्लेक्स या इरेनियम इंटरमीडिएट ये बन गया, ठीक है। अब इसके देखो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, बहुत सारे 5 पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, ये बन सकते हैं 2 3 4 सॉरी 4 और ये 5वां भी बन सकते हैं, वो रिवर्ट बैक हो सकते हैं, 5 प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। अब देखें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसको। अब फॉर एग्जांपल ए वाला तो अगर ये फिर से नाइट्रो ग्रुप फिर से निकल जाए है ना, फिर से निकल जाए ऐसे करके अपना मतलब पार्ट ए को हम ऐसे डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये वाला आपको बन गया था अटैक करने के बाद, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे ये था और यहाँ पे आपका Z था और नाइट्रो ग्रुप था, ठीक है ना। एकदम से यहाँ अटैक किया, फिर से ये यहाँ से क्या हो गया निकल गया माइनस नाइट्रो ग्रुप और यहाँ से Z अपनी जगह रहा, नाइट्रो ग्रुप माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे फिर से वही जो आपका पहला प्रोडक्ट था वही रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो उस समय इसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया कि नहीं किया, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये है। तो ये एक सिंपल सा एक रिएक्शन था, एक पॉसिबिलिटी ये भी था।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि इप्सो अटैक में यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए, है ना। अगर आप इसको बोलेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इसको हम इप्सो अटैक नहीं कहेंगे, क्योंकि हर जगह पे हाइड्रोजन अटैच है ना, इसलिए इसको इप्सो पोजीशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे कोई दूसरा हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, फिर उस जगह पे अटैक करना चाहिए, तभी हम इसको इप्सो अटैक कहेंगे। आप बी पाथ देखिए, बी वाला पाथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला जो हमने स्टेप किया पाथ ए का, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे जेड था ना, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया था। पॉसिबिलिटी ये भी होता है कि आपका एक गुड लिविंग ग्रुप हो और ये यहाँ से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ के जेड पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए। तो क्या रहेगा, आपको एक प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NO2। ये सिंपल आपका जो नाइट्रेशन रिएक्शन है सेम उसी तरह का है जो आपने सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया था ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन, तो नाइट्रेशन जो रिएक्शन हो रहा था उसी टाइप का ये रिएक्शन है। तो ये भी पॉसिबल है, यानी नाइट्रो ग्रुप ने जो ऑलरेडी ग्रुप था उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एक प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी और क्या है, पाथ सी वाला। सी में क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी इसको 1-2 शिफ्ट कहेंगे। यानी नाइट्रो ग्रुप यहाँ से निकल के इस अर्थो पोजीशन पे जा रहे हैं, जा देंगे। यहाँ Z था, यहाँ पे NO2 था, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ है ना, एक रेजोनेंस फॉर्म यही था ना। तो यहाँ क्या होता है 1-2 शिफ्ट, यानी नाइट्रो ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे आपका Z अब अपनी जगह रहेगा, इप्सो जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम इप्सो सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे ना। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ गया, और आपका यहाँ पे H भी है, इसको हम ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से एक प्रोटॉन को लॉस करेगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Z तो अपनी जगह रहेगा ना, तो H पॉजिटिव निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ NO2 रहेगा, माइनस H पॉजिटिव यहाँ से निकलें। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप देखते हैं तो सिंपल डायरेक्ट नाइट्रेशन, अगर आप ये वाला रिएक्शन कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आपका Z अटैच है ना, तो अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप इस पर अटैक कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन सकता है। अगर ये इसने आर्थो पे अटैक किया तो नाइट्रो ग्रुप सेम है ना, ये डायरेक्ट अटैक करने से भी यही आर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और यहाँ पे भी आर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि बहुत सारे टेक्निक यूज़ करने के बाद ही पता चलता है कि ये डायरेक्ट आर्थो पे अटैक किया कि 1-2 शिफ्ट हुआ है। तो बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप आर्थो पे अटैक किया कि 1-2 शिफ्ट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे में मतलब सेम आपको प्रोडक्ट देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि डायरेक्ट अटैक है कि 1-2। तो ये लेकिन ये प्रोडक्ट हमें पॉसिबल है, 1-2 शिफ्ट से भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, विच इज़ सिमिलर टू डायरेक्ट आर्थो अटैक ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो दोनों में सेम प्रोडक्ट आपको बन सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। आप डी पाथ की तरफ जाए, डी में क्या हो रहा है, डी में आपका जो इप्सो सब्स्टिट्यूएंट है वो 1-2 शिफ्ट दिखा रहा है, मीन्स ऐसा। फिर से हम यही ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, यहाँ पे Z है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या हुआ, Z यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे Z आएगा, यहाँ पे NO2 आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, अब तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब यहाँ पे जो H है वो डिप्रोटोनेट हो जाएगा, माइनस H पॉजिटिव निकल जाएगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होकर फिर से क्या बनेगा आपका NO2 बनेगा और यहाँ पे Z आएगा। तो आप क्या किया, एक्सचेंज किया दोनों ने, मतलब नाइट्रो ग्रुप इप्सो जगह पे आके इप्सो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको निकाल के कहाँ पे दिया, 1-2 पोजीशन पे दिया। ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कि नहीं, हम इसको पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला था, इसके आर्थो पोजीशन पे या पैरा पे मैं बोलता हूँ वाई था अटैच। यहाँ पे क्या था, वाई अटैच था। इसके पैरा पोजीशन पे वाई ग्रुप अटैच है। यहाँ आपका Z था पहले, रिएक्शन से पहले, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये वाला रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये वाला हम बोलेंगे ना। फिर आपके यहाँ पे इप्सो अटैक किया किसने, नाइट्रो ग्रुप ने। नाइट्रो ग्रुप ने यहाँ अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये वाला Z यहाँ पे रहेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे NO2 जुड़ गया। अब आपका डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पे Y है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि शिफ्ट कौन सा हुआ है, Z हुआ कि NO2 हुआ, यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा है ना आपको। ये दोनों एक दूसरे के आर्थों में है, नाइट्रो ग्रुप इसके आर्थों में है, Z इसके आर्थों में है। तो कौन सा शिफ्ट हुआ ये आपको पता नहीं चल रहा है, क्या 1-2 शिफ्ट Z का हुआ या 1-2 शिफ्ट नाइट्रो का हुआ। तो इसलिए अगर ऑलरेडी इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी और एक होता है तो हमें पता चल जाता है। से अटैक से पहले आपका Z Y के क्या था, पैरा पोजीशन पे था, ये याद रखना। आपका जो इप्सो सब्स्टिट्यूएंट था वो Y के पैरा पोजीशन, एक दूसरे के पैरा में है। अब यहाँ पे अगर आपका Z यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो रहा है, 1-2 शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ रहेगा और Z अब यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी आप H माइनस को अब निकाल देना, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, H माइनस निकल जाए, H पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ आपका Z है, सॉरी यहाँ पे आपका Y है। अब यहाँ देखिए, आप प्रोडक्ट बनने के बाद जो Z है, यानी कोई भी क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन जो भी है, वो अब इसके क्या आर्थो मेटा पे आ गया। इससे हमें पता चल जाता है कि जो 1-2 शिफ्ट हुआ है, कौन हुआ है, आपका इप्सो सब्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट था उसका शिफ्टिंग हुआ है, न कि नाइट्रो का शिफ्ट हुआ है। नाइट्रो ने इस जगह पे अटैक किया और किसको शिफ्ट करवाया, Z को। लेकिन हमें कब पता चल जाते हैं, जब ऑलरेडी और एक सब्स्टिट्यूएंट इस रिंग पे अटैच होते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि शायद यहाँ पे क्या हुआ, और शायद नहीं, हम बोलेंगे 100% यहाँ पे जो 1-2 शिफ्ट हुआ है किसका हुआ है, इप्सो सब्स्टिट्यूएंट का हुआ है, न कि नाइट्रो का हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं होता है, ये आपका पैरा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल जाता वेदर नाइट्रो ग्रुप ने माइग्रेट किया या जो आपका इप्सो सब्स्टिट्यूएंट Z है उसने माइग्रेट किया। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो ये एक प्रोडक्ट ये भी है, ये बन सकता है, ठीक है। और दूसरा ई वाला पाथवे ई में क्या हो सकते हैं, आपका कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, कैसे करेगा, एक को हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे Z था ना, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया था, और एक वाला यहाँ पे एक रेजोनेंस फॉर्म ये बना था, आपको पता है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। कभी कभी इसके पैरा पोजीशन पे और इसको आइसोलेट भी किया गया है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। से कोई Y ग्रुप इसने अटैक किया, इस पे Y नेगेटिव था, इसने इसके पैरा पोजीशन पे अटैक किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका Z और आपका NO2, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Y अब आएगा, ठीक है। इस टाइप के प्रोडक्ट को आइसोलेट किया गया है, लेकिन ये जो है हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से
या तो ये जेड लॉस हो जाए, या नाइट्रो लॉस हो जाए, या खुल लॉस हो जाए, या यहाँ से जो एच है वो लॉस हो के वो अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करें, गेन कर सकता है। ये फर्दर रिएक्शन दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इप्सो अटैक के बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। इप्सो अटैक उसी कार्बन पे अटैक करना जहाँ पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है। तो लेकिन उसके बहुत सारे पॉसिबल पाथवेज हैं। ए से वही प्रोडक्ट वापस मिल जाते हैं, बी से आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं, बी वाला पाथवे। सी में ये पॉसिबिलिटी है आर्थो पे डायरेक्ट अटैक से भी बनते हैं, आर्थो पे 1,2 शिप भी होते हैं। डी पे आपका जो इप्सो सब्स्टिट्यूएंट है वो 1,2 शिप दिखा सकते हैं। इसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो। और दूसरा आपको कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 तरीके से इसमें प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा आपके लिए यहाँ पे मैंने इसको समराइज करके रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया आया। थैंक यू वेरी मच।